फेयर फ्रेम में हम लाते हैं डर की उन कहानियों को जो पर्दे पर छुपी रह जाती हैं। यह सिर्फ एक मूवी एक्सप्लेनेशन चैनल नहीं है, यह डर को महसूस करने का एक तरीका है। हर वीडियो में एक नई कहानी, हर फ्रेम में एक नया राज। वेलकम टू फियर फ्रेम। एक सुनसान खेत, एक अकेली प्रेग्नेंट औरत और कुछ ऐसे राज जो उसकी जिंदगी को हमेशा के लिए बदल देते हैं। छोरी सिर्फ एक हॉरर फिल्म नहीं है, ये एक मां के डर, संघर्ष और हिम्मत की कहानी है। आज फियर फ्रेम में हम बताएंगे उस सन्नाटे के पीछे की सच्चाई, जिसे देखकर शायद आप भी दोबारा अकेले ना रह पाएं। तो चलिए शुरू करते हैं छोरी की वो कहानी जो खामोश थी लेकिन डर से भरी हुई थी। मूवी के ओपनिंग सीन में हमें प्रेग्नेंट औरत को किसी खेत में भागते हुए देखते हैं। थोड़ी दूर भागने के बाद वह अचानक गिर जाती है। यहां 3 छोटे लड़के आते हैं जो औरत को एक चाकू देते हुए कहते हैं कि हमें तुम्हारी बच्ची के साथ खेलना है। यह सुनने के बाद वह किसी और को भी देखती है जिसे हम नहीं देख पाते वह कौन है। वह औरत उनसे चाकू ले लेती है और मारी बच्ची को ना मारो, मारी बच्ची को ना मारो कहते हुए अपने पेट को काट देती है। इसके बाद स्क्रीन ब्लैक हो जाता है। अब अगले सीन में मेन लीड साक्षी को देखते हैं जो कि प्रेग्नेंट औरत है। साक्षी अपने एनजीओ के बाद अपने हस्बैंड हेमंत का वेट करते हुए कुछ छोटे लड़कों को खेलते हुए देख रही थी कि इतने में वह नोटिस करती है कि मुस्कान नाम की एक छोटी लड़की भी उन लोगों को खेलते हुए देख रही थी। साक्षी मुस्कान को उन सबको ज्वाइन करने के लिए कहती है, लेकिन वह बताती है कि क्योंकि वह लड़की है वह लोग उसे अपने साथ नहीं खिलाएंगे। साक्षी उन बच्चों को बुलाती है जहां वह बच्चे भी सेम ही बोलते हैं और उनका कहना था कि अगर खेलते हुए मुस्कान को चोट लग गई तो। साक्षी उन्हें समझाती है कि ऐसा कुछ नहीं होगा और मुस्कान के साथ खेलने के लिए तैयार हो जाते हैं। इसके बाद साक्षी सबको पानी पूरी खिलाने ले जाती है। थोड़ी देर बाद हेमंत अपने ड्राइवर काजला के साथ कार में आता है। हेमंत कुछ बात वगैरह कर ही रहा था कि तभी रोड की दूसरी तरफ कुछ गुंडों को एक कार में देखते हैं, जिन्हें देखकर हेमंत ऐसे रिएक्ट करता है जैसे वह उन्हें जानता हो। वे साइड ऑफ से टर्न करते हुए आगे चले जाते हैं, लेकिन साक्षी यह सब नोटिस नहीं करती। फिर वो लोग घर आ जाते हैं। काजला साक्षी को उसके होने वाले बच्चे के लिए एक गिफ्ट देकर जाता है। रात को साक्षी गिफ्ट को ओपन करती है जिसमें म्यूजिकल बॉक्स होता है। साक्षी उस गिफ्ट को लेकर काफी खुश होती है और फिर सोने चली जाती है। रात को चैन की नींद में साक्षी की नींद खुलती है और वह हेमंत के चीखने की आवाज सुनती है। अपने रूम से देखती है कि वहां कुछ गुंडे हेमंत को बुरी तरह पीट रहे थे। इस पॉइंट पर रिवील होता है कि हेमंत ने किसी चंडेल नाम के आदमी से बिजनेस के लिए उधार लिया था जिसे वह चुका नहीं पा रहा था। ये गुंडे हेमंत को धमकाने आए थे कि अगर उसने जल्द ही पैसे वापस नहीं किए तो वे लोग उसे और साक्षी को उनके बच्चे समेत जान से मार देंगे। गुंडे हेमंत को पीट कर धमकी देकर चले जाते हैं। इसके बाद हेमंत और साक्षी डिसाइड करते हैं कि वह कुछ दिनों के लिए शहर से दूर किसी अनजान जगह चले जाएंगे ताकि पैसों का इंतजाम शांति से कर सकें और साक्षी की सेफ डिलीवरी हो सके। काजला एक ऐसी जगह जानता था जहां वह उन्हें इन सब से दूर छुपा सकता था। तो अगली सुबह साक्षी और हेमंत काजला के साथ उसके गांव निकल पड़ते हैं। यह गांव बहुत छोटा था, जहां गिनती के कुछ ही घर थे। इनमें से 2 घर काजला और उसके भाई का था। काजला बताता है कि उसकी वाइफ साक्षी का अच्छा ध्यान रखेगी। थोड़ी देर बाद वो लोग गांव पहुंचते हैं जहां काजला उन्हें एक खेत के पास उतारकर आगे का रास्ता समझाता है। फिर हेमंत और साक्षी खेत के रास्ते काजला के घर की ओर चल पड़ते हैं और काजला कार पार्क करने चला जाता है। खेत के रास्ते चलते हुए साक्षी और हेमंत थोड़ा भटक जाते हैं। साक्षी को बैठने के लिए बोलकर हेमंत खुद घर खोजने निकल जाता है। हेमंत का इंतजार करते हुए साक्षी की आंख लग जाती है। जब उसकी आंख खुलती है तब शाम होने वाली थी, लेकिन हेमंत का कोई अता पता नहीं था। इतनी देर तक हेमंत के वापस न आने से साक्षी परेशान हो जाती है और उसे खोजने निकल जाती है। थोड़ा दूर चलने के बाद साक्षी को खेत के बीच एक पुराना घर दिखाई देता है। वह घर के पास जाकर हेमंत को आवाज लगाने लगती है। इस वक्त एक बूढ़ी औरत दिखाई देती है जिसे देखकर साक्षी डर जाती है, लेकिन तभी हेमंत उसके सामने आ जाता है। साक्षी हेमंत को गले लगा लेती है। हेमंत बताता है कि इस लेडी का नाम भानु देवी है और यह काजला की वाइफ है। भानु देवी कहती हैं कि राजवीर के बापू
यानी उसके हस्बैंड काजला ने बता दिया था कि वे लोग यहां आने वाले हैं, इसलिए उसने पहले से ही इंतजाम कर दिया है। रात को खाने के दौरान साक्षी नोटिस करती है कि ये लोग आज भी पुराने ख्यालों के हैं। भानुदेवी साक्षी को मर्दों के खाना खा लेने के बाद ही खाने के लिए कहती है, जो कि साक्षी को बिल्कुल पसंद नहीं आता। साक्षी पूछती है, क्या वे लोग यहीं रहते हैं? भानुदेवी बताती है कि लोग इस घर को सालों पहले छोड़कर दूसरे घर में शिफ्ट हो गए थे, लेकिन उसके पति के गुजर जाने के बाद भी वह यह घर नहीं छोड़ पाई। खाना खत्म होने के बाद भानुदेवी भी सुबह वापस आने का कहकर निकलती है। रात हो जाती है, लेकिन साक्षी को नींद नहीं आ रही थी। वह अपने रूम में बनी एक खिड़की देखती है, जिसे देखकर उसे महसूस होता है जैसे कोई उस पर नजर रख रहा है। किसी तरह वह सोने की कोशिश करती है। अगली सुबह साक्षी घर के बाहर भानुदेवी और हेमंत को देखती है, जहां भानुदेवी हेमंत के जख्मों पर हल्दी का लेप लगा रही थी। हेमंत तैयार होकर बैठा था, क्योंकि काजला उसे अपना खेत दिखाने ले जा रहा था। साक्षी को देखकर भानुदेवी समझ जाती है कि वह ठीक से नहीं सो पाई और पूछती है। साक्षी बताती है कि नई जगह होने के कारण उसे नींद नहीं आई। इस पर भानुदेवी कहती हैं कि कुछ समय में उसे यहां की आदत लग जाएगी। साक्षी पूछती है कि क्या हेमंत ने नहीं बताया कि वे लोग बस कुछ दिन के लिए आए हैं? इस पर भानुदेवी अजीब सा रिएक्शन देती है, जिससे साक्षी को थोड़ा अजीब लगता है। फिर साक्षी चेहरा धोकर तैयार होती है और आसपास घूमते वक्त अपने रूम के ऊपर एक विंडो को नोटिस करती है। वह विंडो एक और रूम की ओर खुलती थी। साक्षी उस रूम को देखने जाती है जो घर के पीछे बना हुआ था। यह कमरा खाली पड़ा था और वहां से एक रास्ता खेत में जा रहा था। उस रास्ते पर जाने के बाद साक्षी एक पुराने कुएं के पास पहुंचती है, जो काफी अजीब लगता है। साक्षी उस कुएं में झांककर देख ही रही थी कि तभी पीछे से कोई उसे पकड़ लेता है, जिससे वह डर जाती है। लेकिन वह कोई और नहीं, हेमंत था, जो उसे डरा रहा था। साक्षी इस मजाक पर गुस्सा हो जाती है और दोनों घर लौट आते हैं। रात को हेमंत बताता है कि उसे एक दिन के लिए शहर जाना होगा ताकि पैसों का इंतजाम कर सके। लेकिन साक्षी इस बात से खुश नहीं थी, क्योंकि उसके जाने के बाद वह बिल्कुल अकेली रह जाएगी। नेक्स्ट मॉर्निंग साक्षी का मूड ठीक नहीं था। भानुदेवी उसे देखकर समझ जाती है कि वह किसी बात से परेशान है, इसलिए उसे कंफर्ट करने लगती है। वह साक्षी को एक कहानी सुनाती है, एक चालाक पक्षी की, जो एक पेड़ पर घोंसला बनाता है और उसमें अंडे देता है। कुछ दिन बाद पेड़ को सांप के जहर से नुकसान होता है और सब कुछ बर्बाद हो जाता है। साक्षी उस कहानी का मतलब समझ नहीं पाती, लेकिन भानुदेवी उसे समझाने की कोशिश करती है और प्यार से बातें करती है। उसी समय खेत से एक छोटा बच्चा निकलता है, जो साक्षी की तरफ आ रहा था। जैसे ही दरवाजा बंद होता है, वह बच्चा दीवार के पीछे छिप जाता है और गायब हो जाता है। रात को हेमंत और साक्षी की बातचीत में खुलासा होता है कि हेमंत को साक्षी से एक लड़की की उम्मीद है। इस पर साक्षी कहती है कि लड़का हो या लड़की, बच्चा तो उनकी जिंदगी की एक ब्लेसिंग है। लेकिन वह नोटिस नहीं कर पाते कि कोई उनकी बातों को छिपकर सुन रहा था। बाद में साक्षी बाहर जाती है, जहां एक लेडी कुछ टहनियां तोड़ते हुए दिखती है। वह वही औरत होती है जिसे हमने मूवी के ओपनिंग सीन में देखा था। साक्षी उसके पेट पर बड़ा सा कट मार्क नोटिस करती है और बात करने ही वाली होती है कि तभी भानुदेवी आ जाती है और साक्षी को अपने साथ अंदर ले जाती है। भानुदेवी साक्षी को बताती है कि रानी राजवीर की वाइफ है, लेकिन राजवीर अब गांव में नहीं रहता, वह शहर चला गया है। रानी के साथ एक बहुत बड़ा हादसा हुआ था। वह अपने प्रेगनेंसी के दौरान खेत में चली गई थी, जबकि भानुदेवी ने मना किया था। जब भानुदेवी उसे ढूंढते हुए वहां पहुंची तो रानी बेहोश पड़ी थी। गिरने की वजह से उसका बच्चा मर चुका था। इसके बाद उन्होंने रानी का पेट चीरकर मरा हुआ बच्चा निकाला था। उस दिन के बाद रानी सदमे में चली गई और अब वह कुछ बोल नहीं पाती। पूरा दिन साक्षी नोटिस करती है कि भानुदेवी रानी के साथ अच्छा व्यवहार नहीं कर रही है। वहीं रानी जब साक्षी को देखती है तो ऐसा लगता है जैसे वह कुछ कहना चाहती है, लेकिन तभी भानुदेवी उसे वहां से भगा देती है। भानुदेवी के चले जाने के बाद साक्षी को मेन डोर पर किसी की दस्तक सुनाई देती है। साक्षी जाकर चेक करती है, लेकिन वहां कोई नहीं होता। जैसे ही वह रूम में लौटती है, वह देखती है कि कोई बच्चा वहां खड़ा है। साक्षी उस बच्चे से पूछती है कि वह कौन है और यहां क्या कर रहा है, लेकिन वह बच्चा उसके सामने से भाग जाता है।
फिर साक्षी 2 और बच्चों को देखती है जो उसे प्रेगनेंसी के दौरान खेत में चली गई थी, जबकि भानुदेवी ने मना किया था। जब भानुदेवी उसे ढूंढते हुए वहां पहुंची तो रानी बेहोश पड़ी थी। गिरने की वजह से उसका बच्चा मर चुका था। इसके बाद उन्होंने रानी का पेट चीरकर मरा हुआ बच्चा निकाला था। उस दिन के बाद रानी सदमे में चली गई और अब वह कुछ बोल नहीं पाती। पूरा दिन साक्षी नोटिस करती है कि भानुदेवी रानी के साथ अच्छा व्यवहार नहीं कर रही है। वहीं रानी जब साक्षी को देखती है तो ऐसा लगता है जैसे वह कुछ कहना चाहती है, लेकिन तभी भानुदेवी उसे वहां से भगा देती है। भानुदेवी के चले जाने के बाद साक्षी को मेन डोर पर किसी की दस्तक सुनाई देती है। साक्षी जाकर चेक करती है, लेकिन वहां कोई नहीं होता। जैसे ही वह रूम में लौटती है, वह देखती है कि कोई बच्चा वहां खड़ा है। साक्षी उस बच्चे से पूछती है कि वह कौन है और यहां क्या कर रहा है, लेकिन वह बच्चा उसके सामने से भाग जाता है। फिर साक्षी 2 और बच्चों को देखती है जो उसे देखकर छिप रहे होते हैं। अचानक वे दोनों बच्चे दरवाजे के दोनों साइड जाकर जोर जोर से शोर मचाने लगते हैं। साक्षी परेशान हो जाती है और उनके पीछे भागती है। इतने में भानुदेवी आ जाती है और साक्षी को डांटती है कि उसे इन बच्चों से घुलना मिलना नहीं चाहिए। भानुदेवी कहती हैं कि अगर साक्षी इन बच्चों से प्यार से बात करेगी तो कल और भी बच्चे आ जाएंगे। साक्षी जवाब देती है कि उसे बच्चे अच्छे लगते हैं और वह बात जरूर करेगी। इस पर भानुदेवी बहुत गुस्से में आ जाती है और कहती है कि रानी ने भी उसकी बात नहीं मानी थी और अब देखो उसका क्या हाल हो गया। इस बात से साक्षी अंदर ही अंदर घुट जाती है और बिना कुछ कहे सोने चली जाती है। रात को साक्षी की नींद खुलती है और वह देखती है कि भानुदेवी का बिस्तर खाली है। वह घबराकर इधर उधर देखती है और तब उसकी नजर अपने पास बैठी हुई भानुदेवी पर पड़ती है। भानुदेवी चुपचाप उसके पास बैठी पहरा दे रही थी। सुबह साक्षी खिड़की से बाहर देखती है जहां रानी खड़ी होती है और उसकी ओर देख रही होती है। रानी जैसे कुछ कहना चाहती है। साक्षी जैसे ही उसके पास जाती है, पीछे से भानुदेवी आ जाती है और रानी वहां से चली जाती है। थोड़ी देर बाद साक्षी फिर वही 3 बच्चे देखती है जो पिछली रात दरवाजे के पास भागे थे। वह उनके पीछे पीछे जाती है और घर के पीछे वाले कमरे तक पहुंच जाती है। वहां बच्चे भाग जाते हैं और साक्षी को एक रेडियो मिलता है जिसमें किसी औरत की आवाज में बच्चों के साथ लुका छिपी जैसा कुछ गाया जा रहा था। तभी एक बच्चा छिपकर निकलता है और बाकी बच्चे साक्षी के साथ लुका छिपी खेलने लगते हैं। साक्षी उन्हें पकड़ने की कोशिश करती है। वे सब उसी डार्क रूम में छिप जाते हैं जो मेन रूम के पीछे था। वहां एक घोस्ट जैसी फिगर भी दिखती है। साक्षी घबरा जाती है और पीछे हटने लगती है। तभी भानुदेवी आ जाती है और साक्षी के हाथ में रेडियो देखकर गुस्सा हो जाती है। वह डांटते हुए कहती है कि उसने मना किया था इन बच्चों से घुलने मिलने से और अब वह वही कर रही है। वह रेडियो को साक्षी के हाथ से छीनकर फेंक देती है। साक्षी को यह सब बहुत बुरा लगता है और उनके बीच कहासुनी हो जाती है। इस बहस में भानुदेवी कह देती है कि साक्षी किसी काम की नहीं है और अगर हेमंत को पता चल गया कि उसके पेट में लड़की है तो उसे बहुत बुरा लगेगा। साक्षी भानुदेवी की इस बात से बहुत आहत होती है और चुपचाप जाकर कमरे में बैठ जाती है। तभी हेमंत वापस आता है और भानुदेवी तुरंत उससे झूठ बोलती है कि वह साक्षी का पूरा ख्याल रख रही थी। साक्षी हेमंत को सच्चाई बताने की कोशिश करती है, लेकिन हेमंत उल्टा उसे ही कहता है कि वह भानुदेवी से माफी मांगे क्योंकि वह उम्र में बड़ी है। साक्षी उम्र का लिहाज करते हुए माफी तो मांग लेती है, लेकिन जाते जाते हेमंत को बताती है कि उसे ऐसा लगता है जैसे भानुदेवी उसके पेट में पल रही बच्ची से जलती है, क्योंकि उसकी अपनी बहू रानी कभी मां नहीं बन सकती थी। साक्षी हेमंत से कहती है कि वह अब और यहां नहीं रह सकती और उसे आज ही रात को यहां से चलना होगा। हेमंत उसकी बात मान जाता है और वे सामान पैक करके निकलने लगते हैं। जैसे ही वे लोग अपना सामान लेकर बाहर निकलते हैं, काजला अचानक आता है और हेमंत के सिर पर वार करके उसे बेहोश कर देता है। भानुदेवी साक्षी को पकड़ लेती है और उसे भी बेहोश कर देती है। जब साक्षी को होश आता है तो वह खुद को एक हवन में बैठा हुआ पाती है। उसके कपड़े बदल दिए गए थे और अब वह पूरी तरह से किसी रस्म का हिस्सा बनी हुई थी। वहां एक तांत्रिक भी बैठा था जो कुछ मंत्र पढ़ रहा था और 3 उंगलियां दिखा रहा था। हवन खत्म होने के बाद भानुदेवी साक्षी को बांध देती है
और उसे सालों पहले की सच्चाई बताने लगती है। वह बताती है कि काजला के छोटे भाई योगेश्वर का अफेयर सुनैना नाम की औरत से था। सुन्नी ने 3 बच्चों को जन्म दिया था। भानुदेवी कहती हैं कि वही 3 बच्चे जो साक्षी के साथ लुका छिपी खेलते थे, असल में वे मरे हुए आत्माएं हैं, उसके अपने ही बच्चे। उनका बड़ा बेटा राजवीर था, लेकिन सुन्नी के बच्चों की आत्माएं उस पर इस कदर हावी हो गईं कि उन्होंने उसे ही अपनी मां मान लिया। गांव वालों को यह सब पसंद नहीं आया। योगेश्वर को कहा गया कि वह सुन्नी को समझाए। जब वह समझाने गया तो दोनों के बीच झगड़ा हुआ और सुन्नी ने योगेश्वर को मार दिया। फिर उसी चाकू से अपना पेट चीरकर आत्महत्या कर ली और कुएं में कूद गई। इसके बाद वह घर शापित हो गया। भानुदेवी के बाकी 2 बेटे भी कुएं में कूदकर मर गए। कुछ समय बाद राजवीर की शादी रानी से कर दी गई, लेकिन रानी पर भी उसी बुरे साए का असर हुआ। प्रेगनेंसी के दौरान उसका बच्चा मर गया। इसके बाद राजवीर की 2 और शादियां हुईं और दोनों पत्नियों की भी रहस्यमयी मौत हो गई। भानुदेवी बताती है कि उसने फिर तांत्रिक से उपाय करवाया। उसने कहा कि अगर कोई प्रेग्नेंट औरत अपने 8वें महीने में 3 दिन और 3 रात इस घर में रहे तो ये श्राप टूट सकता है। इसलिए साक्षी को यह सब झेलना पड़ रहा था। साक्षी डर जाती है, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी होती है। अगली सुबह वह उठती है और देखती है घर में कोई नहीं है। उसे रेडियो मिलता है जिसमें फिर वही लोरी बज रही होती है। वो डरकर भागती है और देखती है कि वही 3 बच्चे उसके पीछे पीछे दौड़ रहे हैं। तभी एक औरत की आवाज आती है, छोटी मां, क्या तुम हमारे साथ खेलोगी? यह सुन्नी की आत्मा थी। बच्चे कुएं की ओर भागते हैं और साक्षी भी उनके पीछे जाती है। वह देखती है कि 3 बच्चे कुएं पर खड़े हैं और उसे छोटी मां कहकर बुला रहे हैं। एक औरत कुएं में कूद जाती है और 3 बच्चे भी कूद जाती है, और जब होश आता है तो वह भूखी होती है। वह जो कुछ भी मिलता है खा लेती है। फिर वही बच्चे आते हैं और सुन्नी भी। बच्चे पूछते हैं, क्या तुम्हारे पेट में छोटी बच्ची है? सुन्नी कहती है, हाँ, और मैं अपनी बेटी को खुद से दूर नहीं जाने दूंगी। रात को साक्षी फिर उस कमरे में होती है जहां आग जल रही थी। वह खुद को जलते हुए देखती है और बेहोश हो जाती है। जब वह होश में आती है तो देखती है कि एक नन्ही बच्ची उसके पास है। वही 3 बच्चे उसके पास बैठकर कहते हैं, हम इसका ध्यान रखेंगे। अगली सुबह सब कुछ सामान्य लगता है। राजवीर बच्ची के साथ खेल रहा होता है, लेकिन जैसे ही साक्षी को विश्वास होता है कि सब ठीक है, राजवीर बच्ची को कुएं में फेंक देता है। साक्षी चीखती है और कुएं में कई बच्चियों की लाशें देखती है, लेकिन तभी उसकी आंख खुलती है। वह अभी भी प्रेग्नेंट थी कि वहीं लोरी सुनाई देती है और वह बच्चे भागते हुए देखते हैं। साक्षी के पास जाते हैं, जहां साक्षी भी उसी तरह बढ़ जाती है और वह 3 बच्चे यहां पर उसे एक चाकू देते हैं। साक्षी अपने बच्चों को मारने से मना कर देती है, लेकिन तभी सामने से सुनैनी की घोस्ट यहां आ जाती है, जो साक्षी पर काबू करके उससे उसके पेट में चाकू लगाने लगती है। इसके बाद स्क्रीन बिल्कुल ब्लैक होती है। तो अगली सुबह साक्षी यहां पर 3 दिन और 3 रात पूरे हो जाते हैं और हेमंत यहां आता है क्योंकि साक्षी को बताता है कि रिचुअल पूरा हो गया था। इसके बाद उन्हें छोड़ दिया गया है। काजला और भानुदेवी भी आ जाते हैं। साक्षी डरती नहीं, बल्कि वह भानुदेवी को एक कहानी सुनाने लगती है। हम वह सीन फिर से देखते हैं जहां सुनैनी साक्षी पर काबू करके उसके पेट पर चाकू चलवा रही थी। साक्षी सुनैनी को बताती है कि वह उसकी कहानी दुनिया के सामने लाएगी, उसके हत्यारों को सजा दिलाएगी। साक्षी सुनैनी से एक मौका मांगती है ताकि वह सब कुछ ठीक कर सके, और सुनैनी भी मान जाती है। किसान अपनी फसल की अच्छी ग्रोथ के लिए कई सालों से एक प्रथा का पालन करते आ रहे थे, जहां हर साल न्यूबॉर्न चाइल्ड सैक्रिफाइस किया करते थे। योगेश्वर की वाइफ प्रेग्नेंट होती है तो वह लोग उससे उस बच्चे को जान से मार देने के लिए कहते हैं। बच्चे उसे एक चाकू देते हैं और योगेश्वर इसी बीच चाकू के ऊपर गिर जाता है और उसकी मौत हो जाती है। इतने में भानुदेवी यहां आती है और सुनैनी के हाथ में चाकू को देखकर वह सोचती है कि सुनैनी ने योगेश्वर को जान से मार डाला। भानुदेवी यह बात अपने बेटे राजवीर और अपने हस्बैंड को बताने चली जाती है और सुनैनी भागकर घर के पीछे वाले कमरे में छुप जाती है, जहां से हम वही सीन देखते हैं जो कि साक्षी के विजन में आया था। भानुदेवी का बेटा राजवीर यहां आता है और सुनैनी को जिंदा जला देते हैं। सुनैनी की बच्ची को वह लोग उसी कुएं में अपने प्रथा के लिए गिरा देते हैं, पर आधी जली।
सुनैनी अपनी बच्ची को बचाने कुएं में कूद जाती है और वह तीनों बच्चे अपनी छोटी मां यानी सुनैनी और अपनी बहन को बचाने। इसके बाद भानुदेवी और काजला ने अपने बेटे राजवीर की शादी रानी से कराई थी, जिसे सुनैनी नए रानी को कंट्रोल करके उसके पेट में पल रहे बच्चे को मारने के लिए कहा, नहीं तो वह लोग उस बच्चे को इस दुनिया में आने के बाद सैक्रिफाइस कर देते, और रानी ने ऐसा ही किया। इसके बाद काजला ने अपने बेटे की 2 और शादी कराई। कहानी का सबसे शॉकिंग पार्ट पर चलते हैं। साक्षी भानुदेवी को बताती है कि उसे पता चल गया है कि राजवीर कौन है, क्योंकि अपने विजन्स में उसने राजवीर को देख लिया था। भानुदेवी और काजला का वह बेटा जो शहर चला गया था वह और कोई नहीं बल्कि हेमंत है। दरअसल हेमंत ने साक्षी को फंसाया था, और जब साक्षी प्रेग्नेंट हो गई थी तब वह अपने गांव ले आया। भानुदेवी ने बहुत कोशिश की थी कि साक्षी को सच पता ना चले और वह अपना सैक्रिफाइस पूरा कर ले, लेकिन सुनैनी ने साक्षी को सब कुछ बता दिया था। राजवीर साक्षी को अपना मुंह बंद करने के लिए कहता है और उसे बोलता है कि अगर वो अपना मुंह बंद रखेगी तो वह लोग उसे रानी की तरह जिंदा छोड़ देंगे, पर अगर वह किसी को यह सब बताने का सोचेगी तो वह राजवीर की बाकी 2 बीवियों की तरह जान से मार डालेंगे। यहां विंडो के पास सुनैनी को यह सब सुनते हुए देखते हैं। साक्षी किसी की परवाह किए बिना यहां से बाहर निकलकर चलना स्टार्ट कर देती है और हेमंत उसे मारने के लिए दौड़ता है। और फाइनली रानी, जो इतने सालों से यह सब देखते आ रही थी, वह हेमंत पर हमला करके उसे जान से मार देती है, जिसके बाद वह काजला और भानुदेवी को मारने के लिए दौड़ती है। यहां साक्षी बाहर जाने का रास्ते देखती है और उन 3 बच्चों की घोस्ट यहां पर साक्षी को बाहर जाने का सही रास्ता दिखाते हैं। इसके बाद हम रानी को भी साक्षी के साथ जाते हुए देखते हैं। मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो ये थी छोरी, एक ऐसी कहानी जो डर से ज्यादा एक मां के जज्बे की मिसाल है। फिल्म ने हमें सिखाया कि कभी कभी सबसे बड़ा डर किसी भूत से नहीं, हमारे अपने समाज से होता है। अगर आपको ये एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो तो फियर फ्रेम को जरूर सब्सक्राइब करें और अगली बार फिर मिलेंगे एक नई कहानी, एक नए डर के साथ, सिर्फ फियर फ्रेम पर।